सोचिए पाम जुमेरा की चकाचौंध है और एक 5 स्टार होटल के बाहर एक शानदार बर्थडे पार्टी चल रही है। हाँ, स्टेफनी बेकर की पार्टी। बिल्कुल, सब एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन तभी अचानक रात के आसमान में एक तेज चमक दिखाई देती है और अगले ही पल सड़क के ठीक पार एक ड्रोन का मलबा आकर गिरता है। बाप रे, मतलब पल भर में माहौल ही बदल गया। हाँ, मिडिल ईस्ट का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला शहर अचानक किसी वॉर जोन जैसा लगने लगता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। बीबीसी की एक विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर हम ये डिकोड कर रहे हैं कि ईरान संघर्ष से जुड़े इन मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच दुबई अपनी वो सेफ हेवन वाली छवि कैसे बचा रहा है। और ये संकट कितना बड़ा है इसका अंदाजा हमें आंकड़ों से लग जाता है। यूएई ने हाल ही में करीब 285 बैलिस्टिक मिसाइलों, 15 क्रूज मिसाइलों और लगभग 1567 ड्रोन्स का सामना किया है। 1500 ड्रोन्स, ये तो हाँ, बहुत बड़ा नंबर है। और हालांकि इनमें से 90% से ज्यादा को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, फिर भी मलबे गिरने से 6 लोगों की जान गई और 141 लोग घायल भी हुए। इतने खतरनाक आंकड़ों को सुन के तो मतलब यही लगता है कि लोग रातों रात अपना सामान बांध के शहर छोड़ रहे होंगे। हाँ, नॉर्मली तो ऐसा ही होता। बिल्कुल, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 90% एक्सपैट्स यानी प्रवासी आबादी वाला ये शहर खाली नहीं हो रहा। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे कोई भयंकर तूफान आया हो और आप एक अत्याधुनिक किले के अंदर बैठे हो। दिलचस्प एनालॉजी है। तेज हवाओं से किले की खिड़कियां कांप रही हैं। जैसे रिपोर्ट में यूके से आए एडम कॉलो का जिक्र है, जिनके बच्चे डर के मारे खिड़की से दूर एक ही कमरे में सो रहे हैं। हाँ, वो काफी डरावना अनुभव रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी लोगों को उस किले की मजबूत दीवारों पर पूरा भरोसा है, वो भाग नहीं रहे। सही बात है। और उस किले की मजबूती असल में प्रशासन का बेहतरीन क्राइसिस मैनेजमेंट है। मतलब अगर हम एटी भसीन का उदाहरण ले, जो एक भारतीय मूल की निवासी हैं और जिंदगी भर दुबई में रही हैं, या फिर खुद स्टेफनी बेकर, इनका वहां रुकना कोई अंधा विश्वास नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया फैसला है। प्रशासन ने लगातार अलर्ट्स और सटीक जानकारी देकर यह सुनिश्चित किया है कि पैनिक ना फैले। इसी भरोसे के कारण ज्यादातर लोगों की दुबई छोड़ने की कोई योजना नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि उस किले के अंदर की दुनिया भी ना सबके लिए एक जैसी नहीं है। मतलब ये जो लग्जरी होटल्स और इंस्टाग्राम रील्स वाली चमकदार छवि है, इसके पीछे की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है? क्योंकि पाम जुमेरा पर सेफ फील करते हुए पार्टी करना और उस पार्टी का सामान उस तूफान के बीच डिलीवर करना बिल्कुल दूसरी बात। हाँ, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। इसका आर्थिक असर तो साफ दिख रहा है। गेट्स हॉस्पिटैलिटी के सीईओ डॉक्टर नईम मादत ने बताया है कि मई तक होटलों की बुकिंग्स रद्द हो रही हैं और उड़ानों में भी भारी रुकावट आई है। तो नुकसान तो हो रहा है। बिल्कुल। और जो आपने असली कीमत चुकाने की बात की ना, वो बोझ असल में दक्षिण एशियाई वर्कफोर्स के कंधों पर है। जब हमले शुरू हुए और कई लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए, तो हमजा जैसे पाकिस्तानी डिलीवरी ड्राइवर्स के लिए ऑर्डर्स अचानक और बढ़ गए। बाप रे। मतलब धमाकों की आवाज सुनकर हमजा को भी तो डर लगता ही होगा ना, लेकिन उसके पास घर बैठने की वो लग्जरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका परिवार पूरी तरह उस पर निर्भर है। तो उसे उस खतरे के बीच भी अपनी बाइक लेकर निकलना ही है। ये इकोनॉमी का वो कड़वा सच है जो अक्सर उन चमकदार गगनचुंबी इमारतों के पीछे छिप जाता है। एकदम सही कहा आपने। एक तरफ रोजी रोटी की मजबूरी और दूसरी तरफ सुरक्षा का वो सख्त ढांचा। तो अर्थव्यवस्था को चालू रखने की मजबूरी और सब कुछ सामान्य है वाला वो नैरेटिव। मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। क्या शहर में ये शांति और सामान्य स्थिति सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार ने सूचनाओं पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। नियंत्रण सच में बहुत सख्त है। यूएई में सरकार की आलोचना करना या बिना परमिशन कोई भी संवेदनशील जानकारी शेयर करना आम बात नहीं है। अब सोचिए, एक 60 साल के ब्रिटिश नागरिक पर सिर्फ इसलिए कानूनी कार्रवाई की गई क्योंकि उसने शहर के ऊपर इंटरसेप्ट की गई एक ईरानी मिसाइल का वीडियो बना लिया था। ओहो, मतलब अगर आप उस अत्याधुनिक किले में हैं तो आप बाहर के तूफान का वीडियो बना के किसी को दिखा तक नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल यही स्थिति है। ये तो सुरक्षा की एक बहुत बड़ी कीमत है। आप सुरक्षित तो हैं, लेकिन आपकी आवाज और आपकी जानकारी दोनों एक तरह से कैद हैं। सही बात है। और विश्लेषक क्रिस्टोफर डेविडसन का मानना है कि बुनियादी ढांचा मजबूत है,
इसलिए ये सिस्टम काम कर रहा है। उनका तर्क है कि अगर भविष्य में ईरान कमजोर होता है तो लॉन्ग टर्म में यूएई निवेशकों के लिए और भी आकर्षक बन सकता है। अच्छा, लेकिन असली खतरा मिसाइलों से ज्यादा उस पैनिक का है। वो कैसे? जैसे जब एक ईरानी बैंक पर हमला हुआ और वित्तीय ठिकानों को निशाना बनाने की धमकियां आईं, तो दुबई के कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कर्मचारियों को तुरंत ऑफिस खाली करने पड़े थे। बाप रे, इवैक्यूएशन करना पड़ा था। हाँ, और ये जो आर्थिक घबराहट है ना, यही उस ब्रांड दुबई के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। लेकिन अगर हम दुबई का इतिहास देखें तो चाहे 2008 का वित्तीय संकट हो या 2020 की महामारी, इस शहर ने हमेशा जबरदस्त वापसी की है। बिल्कुल। लचीलापन या कहें कि रेजिलियंस तो इसकी बुनियाद में ही है। और संकट के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्था पर ये जो भारी निर्भरता है, वो दिखाती है कि कैसे कोई शहर वैश्विक उथल-पुथल के बीच अपनी ब्रांड इमेज को हर हाल में बचाए रखता है। सही कहा। और यहीं से एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है। हम उस अत्याधुनिक किले में बाहर के तूफान से तो बच गए, लेकिन जब व्यक्तिगत सुरक्षा की कीमत सख्त सेंसरशिप और खामोशी के रूप में चुकानी पड़े, तो क्या भविष्य के सफल वैश्विक शहरों का यही नया मॉडल होने वाला है, जहां आर्थिक सुरक्षा और शांति के बदले सूचनाओं के नियंत्रण को ही नया नॉर्मल मान लिया जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।